हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अर्चना भाटिया, एसोसिएट प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन कॉमर्स इन डीएवी शताब्दी कॉलेज फरीदाबाद। आइए आज हम कलेक्शन ऑफ डेटा मॉड्यूल सेकंड को पढ़ते हैं। हमने जब डेटा कलेक्शन के तरीकों को पढ़ा था तो उसमें हमने प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में इसको सेग्रीगेट करके हमने विस्तार से इसको पहले मॉड्यूल में समझा था। आज इस मॉड्यूल में हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के कौन-कौन से मेथड्स हैं, उन मेथड्स की क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं और उनकी क्या सूटेबिलिटी है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जब हम प्राइमरी डेटा कलेक्शन की बात करते हैं तो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के 5 तरीके होते हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद है इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल कॉरेस्पॉन्डेंस। फिर है क्वेश्चनर और लास्ट मेथड है शेड्यूल्स। तो आइए एक एक करके इनको समझते हैं। अब है ये सबसे पहला मेथड जो कहलाता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इस मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर है, जो शोध करता है, वो पर्सनली जाकर सारे डेटा को कलेक्ट करता है। फेस टू फेस कांटेक्ट होता है उसका रिस्पोंडेंट्स के साथ। तो जब इन्वेस्टिगेटर का रिस्पोंडेंट के साथ फेस टू फेस कांटेक्ट होगा तो उसी समय जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, जो भी रिस्पोंडेंट को समझ नहीं आ रहा, वो देयर एंड देन आराम से सॉल्व हो सकता है। इस मेथड में डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में यदि चाहे इन्वेस्टिगेटर तो वो यदि इन्वेस्टिगेटर चाहे तो वो ऑब्जर्वेशन मेथड को भी अडॉप्ट कर सकता है। ऑब्जर्वेशन मेथड के तहत वो ऑब्जर्व कर सकता है और जो उसकी रिकॉर्डिंग्स हैं और जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड करके वो किसी कंक्लूजन तक पहुंच सकता है। तो ये जो मेथड है ये एक अच्छा मेथड है, रिलायबल भी मेथड है और ये जनरली सोशल साइंसेस में ऐसी स्टडीज में इस्तेमाल होता है जहां पर हमें कस्टमर प्रेफरेंसेस को स्टडी करना हो। इस मेथड के मेरिट्स हैं। सबसे पहला इसका मेरिट है कि ये एक विश्वसनीय किस्म का मेथड है, एक रिलायबल मेथड है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेटर स्वयं कलेक्ट करता है जाके रिस्पोंडेंट के पास। इस मेथड में जो कंफ्यूजन्स हैं और जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो मैंने आपको बताया वहीं के वहीं दूर हो जाती हैं। ये मेथड इंश्योर करता है हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इसमें पर्सनल टच रहता है इन्वेस्टिगेटर का अपने रिस्पोंडेंट के साथ, और क्योंकि इन्वेस्टिगेटर स्वयं इसे कलेक्ट करता है तो डेटा में जो कलेक्टेड डेटा है उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी रहती है, एक रूपता रहती है। अब आइए, हर मेथड के जब हम कहते हैं कि एडवांटेजेस होते हैं, लाभ होते हैं, तो उसके कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं। उस मेथड की कुछ कठिनाइयां भी होती हैं, क्योंकि सभी प्रकार के मेथड सभी सर्कमस्टांसेस में तो लागू नहीं हो सकते। तो ये जो पर्सनल इंटरव्यू का मेथड है, ये जो पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का मेथड है, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है, पहली बात, और इसमें बहुत ज्यादा समय लगता है। इस मेथड के अंदर जो इन्वेस्टिगेटर है उसका अपना पर्सनल बायस भी हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर ही सारे रिस्पोंडेंट्स के पास जाके डेटा को कलेक्ट करता है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इसमें यदि इन्वेस्टिगेटर के अपना पक्षपात पूर्ण रवैया होगा तो फिर उसका असर रिजल्ट्स पे भी पड़ सकता है। ये जो मेथड है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का, ये ऐसे सर्कमस्टांसेस में सूटेबल नहीं हो सकता जहां पे जो हमारे इन्फॉर्मेंट्स हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा हो और आप उनको यदि इंटरव्यू करने का प्रयास करते हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट मेथड है। मान लीजिए मैं पर्सनल इंटरव्यू का मेथड अडॉप्ट करना चाहती हूँ और मेरे इन्फॉर्मेंट्स 1000 हैं, तो मेरे लिए इनको इंटरव्यू करना थोड़ा मुश्किल है। तो ये अनसूटेबल मेथड है इन दो सर्कमस्टांसेस। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस मेथड की सक्सेस इस बात पे ज्यादा निर्भर करती है कि जो
इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति है, जो शोध करता है, जो इन्वेस्टिगेटर है, उसकी अपनी पर्सनल क्वालिटीज, अपनी स्किल, अपनी एक्सपर्टीज किस प्रकार से है। तो ये था हमारा पहला मेथड, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। पर किसी भी मेथड को किसी भी एक पर्टिकुलर स्थिति के लिए हम सूटेबल मान सकते हैं, उसमें हम उसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो यदि हम इस मेथड की उपयोगिता को देखें, इसकी सूटेबिलिटी को देखें डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की, तो इस चार्ट में देखिए मैंने पहली चीज लिखी है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस में बहुत यूजफुल है जहां पे आपको हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए। यदि आपको हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एक्सपेक्टेड है, अपेक्षित है, तो आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंटेंसिव स्टडीज के अंदर लग सकता है। दिस मेथड इज सुटेबल फॉर इंटेंसिव स्टडीज, बट दिस इज नॉट सुटेबल फॉर एक्सटेंसिव स्टडी। यदि फील्ड ऑफ इंक्वायरी बहुत वाइड होगी तो ये मेथड आप नहीं लगा सकते, क्योंकि उसकी अपनी कुछ शॉर्टकमिंग्स रहेंगी। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें किसी पर्टिकुलर सर्वे की, किसी पर्टिकुलर डेटा कलेक्शन की, हमें जो रिजल्ट्स हैं उनकी सीक्रेसी को मेंटेन करना पड़ता है। तो ये सीक्रेसी तो तभी मेंटेन हो सकती है यदि इसको कलेक्ट करने वाला एक ही शोधकर्ता होगा, एक ही इन्वेस्टिगेटर होगा। तो जब भी हम रिजल्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन की सीक्रेसी की बात करेंगे, गोपनीयता की बात करेंगे, तो हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर रिलाय कर सकते हैं। तो एक मेथड है जिसको हमने डिस्कस किया, ये प्राइमरी डेटा की कलेक्शन का पहला मेथड है। और आइए अब दूसरे मेथड की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। इनडायरेक्ट से पता चलता है कि ये अप्रत्यक्ष किस्म का मेथड है। ये मेथड उन सर्कमस्टांसेस में लगता है जहां पे इन्फॉर्मेंट्स आपको अप्रोचेबल नहीं है और आपको डेटा को थर्ड पार्टी से कलेक्ट करने की जरूरत पड़ती है, थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेंट से कलेक्ट करने पड़ते हैं। जनरली देखा गया है कि ये मेथड ऐसे केसेस में लगता है जहां पर हम कमिटीज की गणना करते हैं, गठन करते हैं, जहां पे हम कमीशंस का गठन करते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, और उनसे कहा जाता है कि वो किसी प्रकार से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करें। तो ऐसे मेथड्स को जनरली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की कमिटीज और कमीशंस लागू करते हैं। ये यूजुअली पुलिस अथॉरिटीज भी इस मेथड को अप्लाई करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पड़ोस में एक लेडी का मर्डर हो जाता है, तो ऑब्वियसली अगर आप उस घर में रहने वाले लोगों से पूछेंगे, उसके पति से पूछेंगे, उसके इन-लॉ से पूछेंगे, तो बात नहीं बनेगी। तो यहाँ पे आपको जो थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेंट्स है उसकी तरफ जाना पड़ेगा। आप नेबर से पूछेंगे कि मर्डर की क्या वजह हो सकती है, आप उसकी लेडी के फ्रेंड सर्कल से पूछेंगे डैश डैश डैश। अर्थात पुलिस डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा इस मेथड को अडॉप्ट करता है। इसके मेरिट्स है, वाइड एरिया कवर हो सकता है, समय कम लगता है, पैसा कम लगता है। यदि हम इसका कंपैरिजन करें डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड से, सिंपल मेथड है, कन्वीनियंट मेथड है, सरलता से इस्तेमाल हो सकता है। इसमें रिलेटिवली इट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ इन्वेस्टिगेटर। और यहाँ पे जो इंक्वायरी जो आप थर्ड पार्टी से पूछते हैं, उसके अंदर इंक्वायरी में जो इफेक्टिवनेस है और उसके जो अच्छे रिजल्ट्स हैं, उनको आप ज्यादा अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अपेक्षा रख सकते हैं। जब हम डीमेरिट्स की बात करते हैं, तो ये मेथड थोड़ा सा जो विश्वसनीयता है उसको लैक करता है, एक्यूरेसी को लैक करता है। ये विश्वसनीयता और एक्यूरेसी को उस केस में ज्यादा प्रभावित करता है इन नेगेटिव सेंस, यदि जो आपने विटनेस सेलेक्ट किए हैं वो प्रॉपर नहीं है। तो जब आपके जो गवाह हैं, जो थर्ड पार्टी है, जो इन्फॉर्मेंट्स है, यदि वो सही लोग नहीं हैं, तो ऑब्वियसली ये आपको मिसलीडिंग रिजल्ट्स तक लेकर जाएंगे। और जो दूसरी बात है इसमें, यहाँ पे जो लेवल ऑफ ऑनेस्टी और कमिटमेंट है, वो इन्वेस्टिगेटर की भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। तो यहाँ पे दो लोग हुए, एक हुए आपके इन्वेस्टिगेटर, एक हुआ आपका थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेंट्स, क्योंकि इनडायरेक्ट है। तो जो आपका इन्वेस्टिगेटर है उसकी भी ऑनेस्टी, कमिटमेंट और उसका जो सिग्निफिकेंट रोल है, उसको वो कितनी सीरियसली निभाता है,
ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। और जो आपकी थर्ड पार्टी है, जो आपका इन्फॉर्मेंट है, जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने उसकी सिलेक्शन सही की हो और वो आपको सही इंफॉर्मेशन दे। यदि नहीं देगा तो फिर इसकी विश्वसनीयता के ऊपर, एक्यूरेसी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन फिर भी ये जो मेथड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का, ये एक बहुत अच्छा मेथड है, कई सर्कमस्टांसेस में सूटेबल होता है, इसको हम अप्लाई करते हैं। जैसे यदि जो डायरेक्ट सोर्स से इंफॉर्मेशन हमें मिली है, यदि वो रिलायबल नहीं है, जो प्रत्यक्ष सोर्स है हमारी इंफॉर्मेशन का, यदि वो रिलायबल नहीं है, तो ऑब्वियसली हमें इनडायरेक्ट सोर्स की तरफ जाना होगा। पुलिस इंक्वायरीज के अंदर मैंने बताया कि ये मेथड सूटेबल है, एप्लीकेबल है, और ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी इसको अडॉप्ट करते हैं। इन केस ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस आल्सो ये मेथड अडॉप्ट होता है। और ये जो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का मेथड है, ये इनडायरेक्ट सोर्सेज आर टू बी टैप्ड। कई केसेस में आपको इनडायरेक्ट सोर्सेज को जब टैप करना पड़ता है, जैसे मर्डर का केस है, कोई और इम्पोर्टेंट इंक्वायरी है, तो वहां पे भी आप इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे और इसमें इन्वेस्टिगेशन पे पहुंचकर किसी एक रिलेवेंट रिजल्ट तक आप पहुंच सकते हैं। ये तीसरा मेथड है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स। न्यूज़पेपर्स और टीवी पे न्यूज़ चैनल आप जनरली देखते हैं। टीवी पे जो न्यूज़ रीडर होता है वो जनरली बताता है कि आइए हम आपको अपने बेंगलोर के संवाददाता से बात कराते हैं। तो जो न्यूज़ एजेंसीज हैं, जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो जर्नल्स हैं, वो जनरली इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। उनके लोकल एजेंट्स होते हैं डिफरेंट एरियाज में, जो आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देते हैं। और इनका सबका एक सेंट्रल ऑफिस होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है और फिर वहां से वो इंफॉर्मेशन जो एंड यूजर है वहां तक पहुंचती है। इसका इस्तेमाल ना केवल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स करते हैं, बल्कि न्यूज़पेपर एजेंसीज भी इस मेथड को इस्तेमाल करती हैं। बहुत पॉपुलर किस्म का मेथड है। इस मेथड का सबसे इम्पॉर्टेंट मेरिट है, सबसे इम्पॉर्टेंट उपयोगिता है कि इसमें वाइड एरिया कवर हो सकता है। देखिए, हम घर बैठे बैठे ना केवल हरियाणा की बल्कि पूरे इंडिया की और इंटरनेशनल न्यूज़ भी हम तक पहुंचती हैं। तो इस मेथड का ये अपने आप में एक सबसे बड़ा उदाहरण है। तो जहाँ पे हमें डेटा को रेगुलर बेसिस के ऊपर कलेक्ट करने की जरूरत होती है, जहाँ पे हमारी इन्वेस्टिगेशन एक्सटेंसिव होती है और जो डेटा की क्वालिटी है वो भी डिजायरेबल होनी चाहिए, अपेक्षित होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए, और इन सारी चीजों के लिए ये मेथड बहुत सूटेबल है। एक इकोनॉमिकल मेथड है, क्योंकि आपने अपने सेंट्रल ऑफिस में जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव की, वो इंफॉर्मेशन आपको डिफरेंट जगह के जो आपके लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं या किसी स्टेट के अंदर आपने कोई अपना सेल बनाया है, वहां से आपने रिसीव की। तो ये बहुत इकोनॉमिकल मेथड है। इस मेथड के ये मेरिट्स हैं, और आइए अब इसकी सूटेबिलिटी की बात करते हैं। इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स में इसकी सूटेबिलिटी उन चीजों में है, इसकी एप्लीकेबिलिटी वहां पे है जहाँ पे इंफॉर्मेशन को आपको रेगुलर टाइम के अंदर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। और ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए हम न्यूज़पेपर, जर्नल्स, टीवी चैनल्स, रेडियो, ऐसी जो एजेंसीज हैं वो इस मेथड का इस्तेमाल करती हैं, जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स। अभी आता है मेथड ऑफ क्वेश्चनर। ये जो मेथड ऑफ क्वेश्चनर है, ये सोशल साइंसेस में रिसर्च का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसमें हम लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस लेते हैं और जो रिलेटेड टू रिसर्च होते हैं, रिलेटेड टू अवर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हम ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से, अपनी स्टडी के हिसाब से एक प्रश्नावली बनाते हैं, एक क्वेश्चनर बनाते हैं। और क्वेश्चनर को बनाते समय जो इन्वेस्टिगेटर है, जो शोध करता है, उसे बहुत ड्यू केयर और कॉशन का इस्तेमाल करना चाहिए। इस मेथड के मेरिट्स हैं कि बहुत इकोनॉमिकल मेथड है। इसमें एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी आपको मिलता है। इंफॉर्मेशन जो आप पाते हैं वो ओरिजिनल होती है। इसमें पर्सनल बायसनेस के चांसेस कम हैं, और जनरली ये मेथड रिसर्च स्कॉलर्स यूज करते हैं।
इसके डीमेरिट्स है कि यदि आपके रिस्पोंडेंट्स इलिटरेट हैं तो आप इस मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये डिपेंड करता है कि आपके जो रिस्पोंडेंट्स हैं यदि वो विलिंग हैं तब तो वो उस प्रश्नावली को भरेंगे, और यदि वो पढ़े लिखे होने के बावजूद विलिंग नहीं है और आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ना तो वो प्रश्नावली को सीरियसली भरेंगे और ना ही उनके उत्तरों के द्वारा आप किसी कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे। इस मेथड में लोचशीलता का अभाव है क्योंकि आपने प्रश्नावली दे दी अपने इन्फॉर्मेंट को भरने के लिए और उसके बाद उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश नहीं रहती है। और कई बार ऐसा भी होता है, यदि आप अपने रिस्पोंडेंट को बोलें कि वो अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करे या अपनी इनकम को डिस्क्लोज करे, तो ऐसी चीजों को बताने में रिस्पोंडेंट कई बारी झिझकते हैं। नाउ द पॉइंट अराइजेस कि क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जब आप अपने क्वेश्चनर को डिजाइन करें। अब मैंने मान लीजिए एक स्टडी करनी है कि जो फरीदाबाद का जो रिचेस्ट नेबरहुड है, जैसे फरीदाबाद में 15, 16, 17 सेक्टर रिचेस्ट नेबरहुड माना जाता है जहां पे बहुत अमीर लोग रहते हैं, और मैं चाहती हूँ ये देखना कि उनके घरों में जो काम करने वाली डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं क्या वो एम्पावर्ड हैं, क्योंकि वो सैलरीज भी अच्छी लेती हैं, कमाती भी अच्छा है, उनका समाज के बहुत ऊंचे तबके से कांटेक्ट रहता है। तो मैं उस स्टडी को करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना होगा कि मैंने जो ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम किए हैं उसके हिसाब से मैं सारे क्वेश्चंस डिजाइन करूं। उसके बाद मैं उसका एक कवरिंग लेटर बनाऊं कि मैं डॉक्टर अर्चना भाटिया हूँ, मैं इस प्रकार की स्टडी डोमेस्टिक सर्वेंट्स पे करना चाहती हूँ, पर्टिकुलरली फीमेल्स पे करना चाहती हूँ। मेरा पर्पस उनकी एम्पावरमेंट को इन डायमेंशंस के ऊपर देखना है, और जो डेटा मैं आपसे कलेक्ट कर रही हूँ वो मैं केवल एकेडमिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करूंगी। कवरिंग लेटर से क्या होगा, जो व्यक्ति उसको भरेगा उसे मेरी मंशा भी पता चलेगी और मेरा ऑब्जेक्टिव भी पता चलेगा, और वो उसको फिर भर पाएगा विलिंग तरीके से, स्वेच्छा से। साथ ही मैंने अपना एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप भी दे दिया जिसमें मैंने अपना पता दे दिया अपने नाम के साथ कि भाई आप इसको भर के आप ये मेरे को वापस रिवर्ट बैक कर दीजिए। आजकल एक और तरीका प्रेवलेंट है, हम मेल के जरिए भी भेजते हैं, हमारे पास ईमेल आईडीज होते हैं और हम अपना क्वेश्चनर भेज देते हैं। तो आइए एक एक करके पॉइंट्स को देखते हैं कि सबसे पहली चीज तो हमें समझनी होगी कि क्वेश्चनर्स का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता है। तो जिस भी तरीके के क्वेश्चंस आप रखना चाहते हैं जो आपकी स्टडी के लिए रेलेवेंट हैं, जो आपकी स्टडी में हेल्पफुल हैं, जिनके साथ आप किसी रेलेवेंट कंक्लूजन्स और रिजल्ट्स तक पहुंच सकते हैं, वैसे क्वेश्चंस आप रख सकते हैं। क्वेश्चंस यस नो में भी हो सकते हैं, क्वेश्चंस 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल पे भी हो सकते हैं, क्वेश्चंस मल्टीपल रिस्पांस भी हो सकते हैं कि आप निम्नलिखित ऑप्शन में से एक पे ज्यादा से टिक लगा सकते हैं, क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस भी हो सकते हैं, और क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव भी हो सकते हैं कि आपने एक प्रश्न पूछ के अपने रिस्पोंडेंट से कहा कि आप अपने हिसाब से इसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चनर के साथ कवरिंग लेटर का होना बहुत जरूरी है। कवरिंग लेटर में शोधकर्ता को बताना चाहिए अपनी आइडेंटिटी के बारे में, अपने पर्पस के बारे में, जिससे इन्फॉर्मेंट का कॉन्फिडेंस आप में बढ़ेगा कि आपसे इंफॉर्मेशन क्यों मांगी जा रही है, तो वो आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन दे पाएगा। एक सेल्फ एड्रेस देखिए, एनवेलप होना चाहिए जिसमें स्टैम्प्ड होना चाहिए। इन्फॉर्मेंट के पैसे आपने नहीं खर्चवाने हैं, आप उसमें ड्यू स्टैंप लगा के उसको भेजिए ताकि वो आपको भरने के बाद वापस कर सके। ये डिजायरेबल है, अपेक्षित है। आपने जो क्वेश्चनर बनाया है उसको कुछ एक लोगों से भरवा कर देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चनर बनाया और मैंने अपने 5 लोगों को जो उस रिचेस्ट नेबरहुड में रह रहे थे, जो मालिक हैं, उनसे बोला कि आप इसको जरा भर दीजिए। तो वो मुझे बता सकते हैं कि आपका ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैडम, इस क्वेश्चन का क्या मतलब है। तो जो शॉर्टकमिंग्स, जो कठिनाइयां वो बताएंगे, उसके हिसाब से मुझे फिर अपने क्वेश्चनर के क्वेश्चंस को फ्रेम कर लेना चाहिए। मुझे बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी से रिलेटेड होने चाहिए। मान लीजिए मैं अपने स्टूडेंट से पूछना चाह रही हूँ कि क्या उनको कॉलेज में पढ़ाई के प्रति संतुष्टि है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। और अगर मैं उसके अंदर कोई क्वेश्चन डाल दूं कि तुम कितनी बार स्मोक करते हो, तो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी से रिलेटेड नहीं है। तो यदि मेरा ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट से
डीएवी कॉलेज के बारे में, एकेडमिक्स का सेटिस्फेक्शन लेवल जानने का है, तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी है। मेरे सारे क्वेश्चंस उसी के हिसाब से होने चाहिए। मेरे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो मैंने क्वेश्चनर में डाले हैं वो स्मॉल होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, सरल होने चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई भी अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए और अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, आसानी से समझ में आने चाहिए, जिससे रिस्पोंडेंट आसानी से उसको भर दे। रिसर्चर को कोई भी अनडिजायरेबल क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए हम ऐसा कोई क्वेश्चन ना पूछें जो रिक्वायर्ड नहीं है, हमारे रिस्पोंडेंट की किसी भी तरीके से भावनात्मक स्तर को ठेस पहुंचाता है। ऐसे प्रश्न हमें नहीं पूछने चाहिए। हमारे क्वेश्चंस का सीक्वेंस लॉजिकल होना चाहिए। मान लीजिए मैं स्टडी करना चाहती हूँ स्मोकिंग हैबिट्स अमंग स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम पास इन डीएवी कॉलेज, और मैंने पहला क्वेश्चन लिखा कि हाउ मेनी टाइम्स यू स्मोक। नंबर फर्स्ट ऑप्शन 3 times, नंबर सेकेंड ऑप्शन 4 times, नंबर थर्ड ऑप्शन मोर देन 4। और मैंने उसके बाद दूसरा क्वेश्चन लिखा डू यू स्मोक। तो ये लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है। पहले मुझे प्रश्न पूछना चाहिए डू यू स्मोक, यस नो। अगला क्वेश्चन होना चाहिए हाउ मेनी टाइम्स यू स्मोक अ डे। ये लॉजिकल सीक्वेंस होता है। जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करानी चाहिए कि भाई मैं 12th क्लास में जितना स्मोक करता था उससे कितना गुना ज्यादा, उससे कितनी परसेंटेज वाइज मेरी स्मोकिंग में इजाफा हुआ, बढ़त हुई या डिक्रीज हुआ व्हेन आई एम नाउ इन बीकॉम फाइनल ईयर। तो हमें कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। हमें क्वेश्चंस में क्रॉस चेकिंग जरूर रखनी चाहिए। क्रॉस चेकिंग का मतलब होता है जिससे पता चल सके कि हमारा जो रिस्पोंडेंट है वो हमें सही प्रकार से इंफॉर्मेशन दे रहा है या नहीं। हमारे क्वेश्चनर को हमें टाइप रखना चाहिए, A4 साइज में रखना चाहिए ताकि ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, ज्यादा सुंदर लगे और उसको भरने में भी रिस्पोंडेंट को मजा आए, और उसमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए कि भाई आप टिक लगाइए या आप इसको डब्बे को फिल कर दीजिए अपनी पेंसिल या पेन से। आइए इसकी सूटेबिलिटी देखते हैं। क्वेश्चनर सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड है फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा, क्योंकि इसको रिसर्च स्कॉलर्स बहुत यूज करते हैं। और पहले ये रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए भेजा करता था रिसर्चर, आजकल ईमेल के जरिए भी आप इसको मंगाते हैं। ये क्वेश्चनर मेथड वहां पे बहुत सूटेबल है जहां पे रिस्पोंडेंट्स एक वाइड एरिया में फैले हुए हैं। अगर मैं पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स की स्टडी करना चाहती हूँ रिगार्डिंग एजुकेशन सेटिस्फेक्शन लेवल, तो यहाँ पे मैं मेल के जरिए पूरे इंडिया की स्टेट्स के स्टूडेंट्स को अप्रोच कर सकती हूँ। लेकिन क्वेश्चनर मेथड वहां पे सूटेबल है जहां पे मेरा रिस्पोंडेंट एजुकेटेड हो, पढ़ा लिखा, तभी वो उस प्रश्नावली को भर के देगा। और इसमें जो हम ये जो मेथड है ये ज्यादातर अडॉप्ट करते हैं रिसर्च स्कॉलर्स और गवर्नमेंट एजेंसीज इस मेथड को अडॉप्ट करती हैं। एक बहुत पॉपुलर मेथड है फॉर कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। अभी लास्ट मेथड है स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं शेड्यूल। इस मेथड में क्या होता है कि जो शोध करता है वो अपनी एक स्किल्ड लोगों की टीम बनाता है जिसको हम बोलते हैं इन्यूमरेटर्स। ये लोग रिस्पोंडेंट को कांटेक्ट करते हैं और क्वेश्चनर को प्रश्नावली को फिल कराते हैं। और ऑब्वियसली जैसे मैंने मान लीजिए कोई मेरी जो स्टडी का दायरा बहुत विस्तृत है, मैंने अपने आगे 20 लोग ट्रेन किए, उनको ट्रेनिंग दी, उनको क्वेश्चनर पकड़ाया। अब वो जाएंगे रिस्पोंडेंट के पास और अपनी हैंडराइटिंग में भरेंगे, उससे क्वेश्चन पूछेंगे, वो जवाब देगा रिस्पोंडेंट और उसको भरेंगे। ये जो मेथड है शेड्यूल का, इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यदि रिस्पोंडेंट को किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन होती है तो वो देयर एंड देन उस इन्यूमरेटर के साथ उसको सॉल्व कर सकता है। और फेस टू फेस कांटेक्ट होने से इन्यूमरेटर के लिए भी अच्छा है कि उसे पता चल पाता है कि रिस्पोंडेंट कितना विलिंग है और क्या वो उत्तर विलिंगनेस से दे रहा है, सत्यता के साथ दे रहा है। क्योंकि किसी भी डेटा के कलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इंफॉर्मेशन आपको दी है रिस्पोंडेंट ने वो विश्वसनीय होनी चाहिए और रिलायबल होनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा मेरिट, यदि आपका रिस्पोंडेंट इलिटरेट है उस केस में आप शेड्यूल का मेथड ही अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि जब वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो जानता ही नहीं है लैंग्वेज को, तो ऑब्वियसली वो आपकी प्रश्नावली भर ही नहीं सकता।
तो जो ये ट्रेंड लोग हैं ये जाके उस क्वेश्चनर को भरवाएंगे। तो यदि आपके रिस्पोंडेंट इलिटरेट हैं तो आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्यूरेट मेथड है और रिलायबल मेथड है, और इसमें किसी भी प्रकार की जो कंफ्यूजन है, जो शंकाएं हैं, वो देयर एंड देन ऑन द स्पॉट सॉल्व हो जाती हैं। तो ये एक अच्छा मेथड है। अब इसके डीमेरिट की अगर बात करें, एक्सपेंसिव है, खर्चा ज्यादा होगा, और इस मेथड को एडॉप्ट करने में समय भी ज्यादा लगेगा। और इससे भी सबसे बड़ी बात, जो हमने स्किल्ड लोगों की टीम बनाई है, ये जो स्किल्स हैं हमारे इन्यूमरेटर्स की, जो जाके फेस टू फेस कांटेक्ट से भरवा रहे हैं, इनकी स्किल पर भी डिपेंड करता है इस प्रकार के मेथड को एडॉप्ट करने की सक्सेस। और यहाँ पे जो हमारे इन्यूमरेटर्स, क्योंकि डिफरेंट हैं, 20 इन्यूमरेटर्स हैं मेरे आगे, वो आगे भरकर दे रहे हैं, तो उनकी पर्सनल बायस, उनका अपना पर्सनल रवैया भी इस प्रकार के डेटा कलेक्शन को प्रभावित कर सकता है। आइए शेड्यूल की सूटेबिलिटी की बात करते हैं। इसकी पहली सूटेबिलिटी की है कि ये बहुत पॉपुलर मेथड है। इसमें जो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो एक्सपेंसिव है, और यहाँ पे ये जो मेथड है ये ज्यादा रिसर्च इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं और बिजनेस हाउसेस यूज करते हैं। और शेड्यूल का सबसे बड़ा उदाहरण है कि ये जनसंख्या गणना के लिए कोई भी देश की गवर्नमेंट इसी मेथड को एडॉप्ट करती। जब इंडिया में हर 10 साल के बाद पॉपुलेशन की गणना होती है, पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स होते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड हैं, उनको हम ट्रेनिंग देती है गवर्नमेंट, और फिर उनको एक एक एरिया डिफाइन करके देती है। वो डोर टू डोर जाते हैं और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं, सबकी क्या क्या आयु है, कितने लोग कमाते हैं, आपकी मासिक आय कितनी है, जो भी डेटा उसको बताया जाता है वो उसको कलेक्ट करते हैं। तो किसी भी देश का जो पॉपुलेशन सेंसस है, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे मेथड्स फॉर द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। ये पांचों मेथड्स की सूटेबिलिटी अपनी जगह वाजिब है, क्योंकि डिपेंड करता है कि हम किस ऑब्जेक्टिव से उस डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। अगर हमारी फील्ड ऑफ इंक्वायरी इंटेंसिव है तो हम डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू पे जा सकते हैं। यदि हमें थर्ड पार्टी इंफॉर्मेंट से पूछने की जरूरत है, जैसे मर्डर का केस है, तो हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जा सकते हैं। और जब हम न्यूज़पेपर्स की बात करते हैं, हम डिफरेंट टीवी चैनल्स को देखते हैं और न्यूज़ को सुनना चाहते हैं, तो ये सारी न्यूज़ एजेंसीज इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स का इस्तेमाल करती हैं। और जब हम रिसर्च की बात करते हैं, तो जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो क्वेश्चनर मेथड का इस्तेमाल करते हैं, एक प्रश्नावली बनाते हैं और अपने रिस्पोंडेंट से भरवाने के बाद उसके ऊपर स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगा के किसी कंक्लूजन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। और जब हमारी फील्ड ऑफ इंक्वायरी वाइड होती है, एक्सटेंसिव होती है, और हमारा रिस्पोंडेंट पढ़ा लिखा नहीं है, तो वहां पे हम शेड्यूल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे 5 मेथड्स थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। Keep learning, stay happy and blessed. Thank you.